हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, मगर आज इसको जल्दी से गुजरते हैं इससे और समझते हैं कि क्या होगा इसमें। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में आपको पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। तो चलो देखें कि सबसे पहले सीरीज में क्या होता है। एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है ये भी बात जानने वाली है। सर्किट के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाए और उसमें जब करंट फ्लो हो सके, उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। ये बात आपने पहले भी पढ़ चुकी है, इससे रिलेटेड और डीपली नहीं जाना चाहिए। बाय द वे एक और चीज है, सिलेबस से कुछ चीजों को डिडक्ट किया गया है, मगर वो चीजों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा भी और उससे आगे भी बढ़ूंगा, क्योंकि वो तो जो डिडक्ट हुई है, वॉट एवर द थिंग्स हैव बीन डिडक्टेड आर फॉर ओनली दिस ईयर, बट यू हैव टू फेस competitive exams also after this year, so why not to go through all this thing? If it is not being asked in the exam, that it's good and well, but let's go for the proper syllabus which was there. तो देखो अभी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बनाता हूं। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा रेजिस्टर R1, R2 और R3, इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई। ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ओके, और ये बैटरी करंट फ्लो कराएगी, मान लो I करंट। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस एक साथ एक लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस एक साथ एक लाइन में खड़े, ऐसे में क्या होगा, करंट इनके थ्रू फ्लो करेगा। अब तीन बातें हमें जाननी होगी। मान लो ये जितने रेजिस्टेंस है उन सब का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो मैं एक रेजिस्टेंस, इसी का एक और डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों का। ठीक, इन तीनों को मिला दूंगा तो मैं एक RE बोल सकता हूं। अब इसमें से भी उतना ही पोटेंशियल V क्रिएट हो रहा है और करंट I फ्लो हो रहा है। अब चलो बात समझते हैं, इसमें पहुंचने पर इससे हम लोग यहां तक कैसे पहुंचेंगे। चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल R1 से, R2 से और R3 से ये करंट फ्लो होगा। क्या सेम करंट फ्लो होगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, एक लाइन R1, ये I करंट निकला, फिर R2 में गया, R3 में गया। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। यहां I क्या है, जो करंट सर्किट में फ्लो होगा। I1 क्या है, जो पहले रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा वो I के बराबर ही होगा। दूसरे रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा I2, वो भी I के बराबर होगा। और तीसरे रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू टोटल I। ओके, अब देखो एक बात, मैं यहां पर कुछ नोट्स बनाता हूं, A, B, C, D। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी क्रिएट कर रहा है वो इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि R1 के अक्रॉस, सिर्फ R1 रेजिस्टर्स 1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या मैं बोल सकता हूं उसको VA माइनस VB बोल सकता हूं मैं। चलो VA माइनस VB को V1 मान लेता हूं, क्योंकि 1 पहला रेजिस्टेंस है ना, तो VA माइनस VB को पहला रेजिस्टेंस मान लेता हूं। तो क्या वो रेजिस्टेंस I R1 के बराबर होगा ओम्स लॉ के अनुसार? ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इट विल बी इक्वल टू I R1। क्या ये बात सही है? ठीक दिख रहा है? हाँ। अब देखो दूसरी बात, VB माइनस VC इज इक्वल टू V2 मान लेता हूं,
और ये I R2 के बराबर होगा। होना चाहिए I2 R2 के बराबर, मगर I2 तो I के बराबर है ना, तो I R2। ठीक, वैसे ही VC माइनस VD इज इक्वल टू V3 मान लेता हूं, जो होगा I R3 के बराबर। ठीक, अब देखो V1 V2 V3, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो ये टोटल V के क्या रिलेशन में होगा? टोटल V जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो VA माइनस VD होगा। देखो मैं यहां पर अगर इन तीनों को एक कर दूं तो ये बनेगा नोड A और ये बनेगा नोड D, और वही ये V देगा। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ, ये बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे समझ में आ रहा है मुझे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस बन रहा है, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उन तीनों रेजिस्टेंस, यहां तीन है तो तीनों में बढ़ जा रहा है। ठीक, तो चलो अब एक बात आई, यहां के लिए देखते हैं। ओम्स लॉ अगर यहां पे लगाऊं तो क्या होगा? ओम्स लॉ अगर मैं यहां लगाता हूं तो मुझे दिखेगा कि V इज इक्वल टू I इंटू RE। ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू RE। तो दो चीजें आई मेरे पास, क्या क्या आई? देखो कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इज इक्वल टू I इंटू RE, और हर V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में इस V की वैल्यू, इस V1, V2, V3 की वैल्यू सबको इसमें पुट कर देते हैं। चलो, तो इतने को मिटाओगे। आई होप यू आर नोटिंग डाउन ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज when I am giving you the explanation at that time, अगर आप लोग उसी को उस समय नोट्स बनाएंगे, that is the perfect notes to remember। ठीक, तो वैसे ही करिएगा, उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। तो चलो मिटाता हूं, ये हुई बात। तो चलो इस इक्वेशन में रखते गया मैं, तो बनेगा I इंटू RE इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक, I को कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो ये बनेगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक कर रहा हूं, फिर I कैंसल, यानी कि RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात है काम की, ये बात है काम की। और एक चीज जो अभी लिखे थे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बात है काम की जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तीन बात आप याद रखना। क्या तीनों बात? कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, और दूसरी बात ये रहेगी कि करंट जो होगा वो सॉरी यहां पे होगा, करंट जो होगा वो सेम फ्लो होगा, मतलब I करंट इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो सारे रेजिस्टेंस का सिंपल एडिशन रहेगा। ये बात ठीक रही। पैरेलल देखें, चलो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगला टॉपिक हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन क्लास 10th ऑलरेडी, बट दिस ईयर ऑल्सो वी हैव टू डू दैट। और इस बार देखिए, अभी तो लग रहा है आसान, आगे भी होगा आसान, मगर आगे इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट रूल एंड किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे, है ना, ये सब चीजें वहां मदद करेंगी। तो अभी तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि एक ब्रांचेस के तरीके से जब रेजिस्टर्स जुड़े हो एक दूसरे से, ब्रांचेस में शाखाओं में जुड़े हो, तो हम कहेंगे देन वी विल कॉल इट एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, आई करंट दे रहा है, नोड को नाम दे देता हूं A, दूसरे नोड को B, जहां से ब्रांचेस बट रही। अब देखो, पहली तो चीज हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं। आई करंट बैटरी प्रोवाइड कर रही, यहां पे पहुंचा,
करंट I, तो 3 जगह बढ़ गया। कैसे? पहले वाले में मान लो R1 दिया हूं, R2 है और R3 है, तो इधर करंट बटा I1, इधर गया I2 और इधर गया I3, 3 ब्रांचेस में चले गए अकॉर्डिंग टू R1, R2, R3 गया, जितनी उसकी वैल्यू उस हिसाब से फॉलो करते हुए ओम्स लॉ। ठीक, तो I1 3 जगह बढ़ गया, तो मैं बोल सकता हूं टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहली बात होगी। ठीक, अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात अपने को ये पता चलती है कि नोड ए और नोड मतलब समझ लो जहां से ब्रांचेस बन रहे हैं, नोड ए और नोड बी, इसके अक्रॉस V पोटेंशियल है। देखो बीच में और कोई रेजिस्टेंस है क्या? पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि ये ए और बी में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब इसके अक्रॉस V पोटेंशियल है, तो मैं सिर्फ R1 की बात करता हूं। देखो R1 के लिए AB और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, R2 के लिए AB, पोटेंशियल बीच में कुछ, रेजिस्टेंस बीच में कुछ नहीं, R3 के लिए भी AB, मतलब कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सारे बराबर होंगे। यानी कि मान लो मैं R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है बोलूं, तो वो कितने के बराबर होगा? वो भी V के बराबर होगा, है ना। यानी कि V के बराबर V1 होगा, V2 होगा और V3 भी होगा। क्यों? क्योंकि बीच में और कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहे, दे आर इन ब्रांचेस। ये दूसरी बात हो गई। अब रही बात रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलो मैं इन तीनों को मिलाकर मतलब ये नहीं बोल रहा हूं ऐड करके या किसी प्रकार से जोड़कर, ये इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट मैं RE मान लेता हूं, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में, RE मान लेता हूं, और वो सिंपल उसी तरीके से जुड़ा हुआ है, यूं I करंट दे रहा है। ठीक, तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाऊं तो ये मेरे को मिलेगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा मुझे तो मिलेगा V इज इक्वल टू I इंटू RE। ये तो पुरानी बात है, वही वाली बात जैसा पहले था, वही वाली बात जैसा पहले था, मगर अभी थोड़ा सा अलग कुछ करने वाले हैं। देखो अब हम लोग यहां से कुछ फेरबदल करने वाले हैं। मैं यहां पे क्या ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन RE लिख सकता हूं इसको इधर ले आए। वैसे ही कुछ यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन RE, मगर I1 की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या होगी? ये जो I1 है ये होगा V1 अपॉन R1 होगा, V1 अपॉन R1, और ये I2 होगा V2 अपॉन R2, और ये I3 होगा V3 अपॉन R3। होना चाहिए ऐसा। ठीक, मगर यहाँ पे V1 V2 V3, देखो V1 V2 V3 V के बराबर है, मतलब V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। ठीक, तो मैं इसकी जगह में I की जगह में जितनी I की वैल्यू है सबको रख देता हूं। तो I की वैल्यू है V अपॉन RE इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ये सब है। अब इसके हिसाब से V1, V2 और V3 ये सारे V के बराबर है, ये सारे V के बराबर है। ठीक, सही है बात। अब मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं V। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को R का रिलेशन चाहिए। तो V कॉमन निकल गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बचा V कैंसल, 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये रिलेशन मिले ना हमें, ये रिलेशन मिल रहा है हमें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 चीजें याद रखनी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब क्या कि करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो नोड्स में बराबर है सबके, तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। और 1 अपॉन रेजिस्टेंस की बात हो रही जब तब हम लोग को ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस की जब बात हो रही है तो
1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बात होगी, ये तीनों बात हुई और ये कॉम्बिनेशन हुआ पैरेलल। उसके पहले था सीरीज। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है आसान बहुत, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। वैसे ऑलरेडी यू नो दैट, आई नो, सो लेट्स डू इट। तो देखते हैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की 3.4 क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोलता है, देखो एनसीईआरटी बुक में भी देखना, क्वेश्चन बोल रहा है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are parallel, are combined in parallel. What is the total resistance? है आसान, है आसान। क्या बोल रहा है, कुछ ऐसा कुछ बोला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कनेक्टेड है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू दे रखी है, बस इतना ही दिया है ना, कभी बैटरी नहीं जोड़ा है, R1, R2, R3। इसमें बोला है गिवन में, देख लो गिवन में बोलता है कि R1 की वैल्यू है 2 ohm, R2 की वैल्यू है 4 ohm, 4 ohm एंड R3 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 ohm। To calculate, to find, it is asked that please find out equivalent resistance, total resistance। बहुत आसान। we know that 1 upon RE is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। करना पड़ेगा, बहुत आसान है ना। you can already you know the answers as you have practiced it also, but let's see just for the sake of doing it। 1 upon RE is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5। so आगे क्या होगा, 1 upon RE is equal to LCM 2, 4 and 5 20 होगा, फिर प्लस 10 5 प्लस 4, ठीक। देखो डिवाइड करेंगे इससे, 1 से मल्टीप्लाई, वैसे इधर ही, तो इट विल बिकम 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 19 अपॉन 20। तो RE की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ इट 20 अपॉन 19। डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर डिवाइड करने पे 1.05 ओम, 1.05 ओम। आंसर लाना बहुत आसान है। ध्यान देने वाली चीज यहां पे है, देखो सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था, 2 ओम। 2 ओम सबसे छोटा रेजिस्टेंस था इन तीनों में से। उसका मतलब इन तीनों को जब पैरेलल में कंबाइन किए हमने, तब जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा है। ये ध्यान देने वाली बात है ना। और सीरीज में जस्ट इसका उल्टा होगा, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा होगा। वो तो ऑब्वियस बात है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा वहां पे, है ना। और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल का एडिशन होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि ये ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, स्पेशली जब एमसीक्यू वाली बात होती है तो, है ना। ये बात ध्यान रखना। तो ये बात है, क्या कोई सीरीज कॉम्बिनेशन का कराने की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो। मिक्स कॉम्बिनेशन का यू विल गेट अ लॉट ऑफ n नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन रेफरेंस बुक, ट्राई टू डू इट फ्रॉम देयर। बाय द वे, जैसे हम लोग किरचॉफ्स रूल पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग उस रूल से ज्यादा सॉल्व करेंगे, तो आई डोंट थिंक दिस विल बी टू मच रिक्वायर्ड। तो लेट्स मूव इट टू द more conceptual type of topic, which is cells, internal resistance and terminal voltage. Let's go. तो चले कुछ समझते हैं नए टॉपिक्स, which are cell, EMF, internal resistance। सेल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल। वी ऑलरेडी नो सेल क्या होते हैं। हमने पहले ही सर्किट डायग्राम के बारे में जब पढ़ा था
तो समझ गए थे कि ऐसे डिनोट करते हैं एक सेल को। एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज देयर, जहां से करंट निकलता है, चलता है, फ्लो होता है। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, इजंट इट? और जब एक से ज्यादा सेल को यूं जोड़ लेते थे तो ये कहलाता था बैटरी, ये कहलाता था बैटरी। ठीक, तो सेल की बात करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली सेल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल एंड व्हाट इट डज एक्चुअली। हमारा मिसकंसेप्शन ये होता है कि सेल इलेक्ट्रॉन पैदा करता है। क्या इलेक्ट्रॉन पैदा हो सकते हैं? नो नो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी, हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं पैदा हो सकते, है ना। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि इट विल इवॉल्व इलेक्ट्रॉन विच विल फ्लो थ्रू द सर्किट। नो, एक्चुअली इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करेगा और उसी से करंट बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। तो देखो, सेल कर क्या रहा है यहाँ पे, ये बात देखते हैं सबसे पहले, फिर समझेंगे कि ये जो सेल है वो कैसे कर लेता है। तो सबसे पहले जो बात समझते हैं वो ये होगी कि सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। ठीक, अब देखिए यही जो सेल है, ये जो सेल को हम लोग बात कर रहे हैं, इस सेल का, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगा। वो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी और हमारे रेजिस्टेंस में अपनी एनर्जी को खपा कर वापस आ जाएगी। ये चार्ज जो है क्या करेगा? ये चार्ज जो है वो चार्ज जाएगा, करंट फ्लो हो रही तो चार्ज जा रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये चार्ज जाएगा एनर्जी पाके, है ना। देखिए, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, वो निकला दौड़ के, देन इट विल गो और रेजिस्टेंस पे जाकर वो अपनी एनर्जी को खपा दिए, इट विल लूज इट्स एनर्जी, देन इट विल कम बैक अगेन, इट विल get the electrical energy and again it will flow through the circuit. It will keep on doing that. So what the cell is doing, provides electrical energy to the circuit. ठीक, अब देखो ये जो सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो हम लोग जो सोचते हैं क्या कि सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। नो, चार्ज नहीं प्रोड्यूस कर रही है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग चार्ज, एक्चुअली इट इज हेल्पिंग टू मूव द चार्ज, इट इज जस्ट हेल्पिंग टू मूव द चार्ज। इसके बारे में और देखेंगे कि सेल होता क्या है, अभी पढ़ेंगे करता क्या है, कैसे करता है, तो आपको समझ में आएगा। यहां पे समझ में आया। अब देखो इसका जस्ट एग्जांपल देखते हैं। आप घर में रिमोट रखें, रिमोट काम नहीं कर रहा, यू विल अंडरस्टैंड दैट यस, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। यू विल स्टार्ट टू ठोक के देखे, नहीं काम, फिर दबा के देखे, अभी भी काम नहीं कर रहा। व्हाट यू विल अंडरस्टैंड? बैटरी लो गई, दौड़ के गए, बैटरी लेकर आ गए, बैटरी चेंज किए, अब काम कर रहा। व्हाट द बैटरी इज डूइंग एक्चुअली, इट इज प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोवाइड कर करके फिर खत्म हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर क्या होगा? वो बैटरी खत्म होगी, यू विल चेंज द बैटरी। So what it is doing? It is not producing charge. It is not producing charge. It is just helping to flow the charge by giving it electrical energy. ठीक? By giving it electrical energy. तो ये करता कैसे है? It maintains a potential difference which forces the charge to move around. ये देखो क्या करता है ये? It maintains, मतलब cell maintains, क्या करता है ये? V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस which forces the charge अब ये चार्ज क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ही तो है। which forces the charge to move along the circuit, in the circuit.
यही बात हो रही। ये बस क्या कर रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, एनर्जी मिल रही है और उसको वो मूव हो रहा है, ये काम कर रहे हैं सेल। ठीक, अब देखते हैं कि ये सेल ऐसा कैसे कर सकता है। अब ये सेल की वर्किंग को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा केमिस्ट्री के पास, केमिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो समझे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, लेट्स डू इट। तो चलो देखते हैं कि सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और सेल की वर्किंग कैसे होती है। वैसे तो ये केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट है, बट हम थोड़ा इसे फिजिक्स में भी समझ लेते हैं। नथिंग मच इज आस्क्ड फ्रॉम द वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, मगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो चलो देखते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के नाम से, गैल्वेनिक सेल के नाम से आप पढ़ने वाले हैं। क्या होता होगा उसमें ये बताया गया है कि सेल में होता है इलेक्ट्रोलाइट, सेल में होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इसको बोले इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है कंडक्टिंग लिक्विड। इसको आप इस तरीके से समझ लो, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ये एक प्रकार का कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। ठीक, इसमें डूबे रहते हैं इलेक्ट्रोड, इसमें डूबे रहते हैं इलेक्ट्रोड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं केमिकल रिएक्शंस ये सब नहीं बताने वाला। हो क्या रहा है थोड़ा बहुत उसके टच में बताऊंगा। ये है इलेक्ट्रोड। अब बात हुई, हम लोग इसमें अपने सर्किट को कनेक्ट करते हैं। चलिए समझने के लिए, ये है रेजिस्टेंस। ठीक, ये है इलेक्ट्रोड। अब हो क्या रहा है यहाँ पे ये समझिए, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, ये पहला इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स आर देयर, टू इलेक्ट्रोड्स आर देयर। अब देखो समझने की बात इसमें कि यहां पर जब हमने इसे यू इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पे होगा एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। ये मेटल्स के रॉड होंगे, ये मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट में जब डूबेगा तो एक रिएक्शन चलेगा, रिएक्शन चालू होगा, वो एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब देखो एक्सोथर्मिक का मतलब आप लोग समझना केमिस्ट्री में वो एनर्जी रिलीजिंग बोलते हैं, एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी रिलीज होगी इसमें। ठीक, एक्सोथर्मिक का मतलब ये समझ लो। अब ये रिडॉक्स का मतलब समझ लो, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक है ऑक्सीडेशन, पहले तो रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। याद आ रही वाली बात? हाँ, केमिस्ट्री तो दोनों पढ़ रहे हैं, है ना, दोनों बायो वाले भी मैथ्स वाले भी। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स में से। ठीक, ये दो, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी तो रिलीज होगी, साथ में रिडॉक्स हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन, एक इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आई बात? क्या हो रहा है, मान लो इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनर्जी रिलीजिंग, एक्सोथर्मिक, इसको केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ना जब आप लोग उसका केमिकल रिएक्शन भी पढ़ोगे। मगर देखो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ये समझ लो आप, इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहा है, इस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है। ये दो मेटल्स के रॉड है, जो मेटल्स के रॉड है उस हिसाब से रिएक्शन चल रहा है। इस मेटल रॉड मतलब जो कि हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीडेशन चला, मतलब ये नेगेटिव चार्ज होने वाला है, इसमें नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की
अक्यूमुलेशन हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अब देखो जिसमें अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको हम लोग ना एनोड बोलने वाले हैं, एनोड बोलेंगे, और जिसमें पॉजिटिव हो जा रहा है वो कैथोड बोलने वाले हैं। ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना, ये बात भी समझ में आएगी। अब देखो हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा हो गया समझ लो, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया समझ लो कि इवॉल्व नहीं हुआ, ज्यादा हुआ। कैसे? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां समझ गए, पहुंच गए, ठीक, क्यों? क्योंकि दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू फ्लो, इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट हम लोग बोलते हैं कि करंट फ्लो होगा, ठीक, ये बात तो पता है ना। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट में हमने मान रखा है कि करंट फ्लो होता है, उसका अपोजिट का डायरेक्शन होता है करंट का, ठीक, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बोल रहे हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीजिंग, redox reaction, reduction, oxidation, चलो it is just for understanding as it is of chemistry. Now see here cathode and anode जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए हैं, and this exothermic reaction is what actually this exothermic reaction is doing, it is providing energy, it is providing energy, ये energy provide कर रहा है, ये energy provide कर रहा है इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर इधर आ रहा है और फ्लो होने में जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? एक्चुअली वी कैन से दैट चार्ज गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात ध्यान रखना, यहां जो समझने वाली बात है, बहुत ही खास बात क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि कहीं अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो गया, इट इज अक्यूमुलेटेड, एंड एक जगह कमी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। ये तो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझ लिए। मगर जो मेन काम जो हो रहा है, द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हैपनिंग इज इन बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड, इस दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। व्हाट इज दैट? सी, इलेक्ट्रॉन आया इधर, क्यों आया? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। मगर देखो बैटरी का काम क्या है? टू कंटिन्यू मूव द चार्जेस। ये इलेक्ट्रॉन जो जमा हुआ है वो यहां पे आ जाएगा, फिर तो पूरा ओवर, पूरे चार्जेस ओवर, मगर कंटिन्यू कैसे फ्लो होगा? देखो अब यहां जो रिएक्शन चल रहा है, इसके अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से इधर मूव करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से इधर मूव करेगा। अब इसके बारे में सोचो, जैसी इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से गया तो उसको तो वही रहना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, वही रहना चाहिए। मगर वहां से छीनकर, वहां से उठाकर इलेक्ट्रॉन को वो फिर से एनोड में ले आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब उसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एनर्जी केमिकल रिएक्शन से रिलीज हो रही है। वो एनर्जी को कौन ले रहा है? वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर एनोड में जा रहा है। या इसको कुछ और तरीके से समझो, ये जो बैटरी है वो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा के यहां ला रही है। कहां ला रही है? यहां से यहां ला रही है। अब देखो फोर्स लग रहा है मतलब उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, मतलब उस पे एनर्जी स्टोर हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी स्टोर हुई। ऐसा समझ लो कि उस इलेक्ट्रॉन पे वर्क हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन में एनर्जी मिली, उसको गेन हुई और वो यहां पहुंचा। अब वो क्या करेगा? अब इट विल फ्लो, बिकॉज उस पे एनर्जी गेन हुई। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि इसमें मैं बोल सकता हूं कि कुछ ऐसा हो रहा है। देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ये मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन है, उसमें फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है वो फोर्स? बिकॉज ऑफ दिस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन ये फोर्स लग रहा है, ठीक, ये फोर्स लग रहा है। मैं इसी को बोल सकता हूं बैटरी जो है
वो लगा रही है इसके ऊपर, बैटरी मतलब या सेल जो बोल सकता हूं मैं, ये सेल जो है वो फोर्स लगा रहा है, उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन इस पे फोर्स लगा रहा है, जो उसको पॉजिटिव से नेगेटिव ला रहा है। क्योंकि देखो ऐसे में तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चले गया मतलब वो तो वहीं पे रह जाएगा, मगर वहां से छीन कर लाना मतलब उसमें फोर्स लगाना है, फोर्स लगाना है मतलब उसमें वर्क डन करना है, वर्क डन करना है मतलब उसमें एनर्जी स्टोर होगी, जो कि गेन हो जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में। अब वो एनर्जी रिलीज करेगा जब वो सर्किट में फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म, है ना, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, ऐसा लिखा है, जानने की उतनी भी जरूरत नहीं है। ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय द ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म मतलब इस सेल का जो मैकेनिज्म है उसके कारण ये उसको मिल रहा है। देखो हो क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाकर हम उसको इलेक्ट्रोड से दूर लाए। देखो अगर एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को दूर करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो अट्रैक्ट करने। तो फोर्स लगा के कौन लगाया, ये केमिकल रिएक्शन वाला, जो ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसकी जो एनर्जी है उसने उसमें दूर किया उसको, और उस एनर्जी को गेन करते हुए ये फ्लो हुआ। ठीक, क्या बात समझ में आई अभी तक? सिंपली बोले तो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं मेटल के, वो इलेक्ट्रोड के एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है। ये जो रिएक्शन हो रहे हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब एनर्जी रिलीजिंग होते हैं। वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको ही इलेक्ट्रॉन गेन करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में कंटिन्यू फ्लो हो पाता है। एक टर्मिनल मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में रेजिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस कंटिन्यू फ्लो हो पाता है। तो अब जो समझने की बात है कि सेल तो समझ में आ गया, अब अगली चीज जो समझनी है वो इसी से इंटर रिलेटेड है, वो है ईएमएफ। तो चलो मैं इन सब को हटाकर ये डायग्राम रहने देता हूं और समझते हैं ईएमएफ क्या होता है। ये नया टर्म आप लोगों के लिए, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से तो लग रहा है कि ये कोई फोर्स है, नाम से लग रहा है ये कोई फोर्स है जिसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। नहीं, मगर ये फोर्स नहीं है। तो नाम क्यों रखे ऐसा? क्योंकि पहला ऐसा मिसकंसेप्शन था कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है इसको आधार मानते हुए ईएमएफ नाम दे दिया गया था। मगर है क्या, ये समझते हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखो ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड या टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि यहां पे है, देखो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मगर कब, when no current is flowing through it, when no current is flowing, या बोल सकता हूं जब ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट का मतलब समझना यहां पे कि ये यहां पर सर्किट ओपन है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट जब फ्लो नहीं होगा, है ना, ये एरो बंद कर निकाल देता हूं मैं, तब उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा ईएमएफ। यानी कि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ही एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस तब जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो नया नाम क्यों दे दिया हम लोग का, जस्ट टू कंफ्यूज इट, बिकॉज देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, ये समझो। कि देखो हम लोग मान लो एक सर्किट लेते हैं, क्या ये बात समझ में आई? देखो इसको समझने के लिए इस डायग्राम का ले लो, ये सर्किट है मान लो। इस इलेक्ट्रॉन को जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे जो एनर्जी गेन हो रही है वो इस इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड की तरफ लाने में मदद कर रही है, अकुमुलेट वापस लाने में मदद कर रही है। मगर जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट भी तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, वो भी एक प्रकार का तो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ऑफ कोर्स वो रेजिस्टेंस भी काम करेगा
जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहा है, तो वो जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो एक सेल के अंदर इंटरनल में रेजिस्टेंस है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज, मैं आप चार्ज बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन बार बार बोलने से अच्छा है चार्ज बोलूंगा। चार्ज जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में एनर्जी गेन करते हुए जाता है, तो वो कुछ एनर्जी लॉस करता है जब वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर गुजरता है, क्योंकि उसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक, उसको क्या करेंगे वो समझेंगे हम। तो इसीलिए जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, व्हेन नो करंट इज देयर, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। इसको अब प्रैक्टिकली समझते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं। एक एग्जांपल लीजिए कि आपने एक बैटरी खरीदी और उसको, चलो रिमोट कर लेते हैं, रिमोट नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहां पे हम एमीमीटर नहीं लगाते। बैटरी खरीदी, सेल खरीदा और उस सेल में लिखा था 12 वोल्ट। ठीक, उस सेल में लिखा था 12 वोल्ट। 12 वोल्ट को आपने लगा लिया और रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टामीटर और एमीटर दोनों लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब आपके हिसाब से आपके कैलकुलेशन, अच्छा ये रेजिस्टेंस ना, ये रेजिस्टेंस मान लो R इज इक्वल टू 4 ओम का था, 4 ओम का था। ठीक, ऐसा ही एग्जांपल कुछ हमारे एनसीईआरटी में दिया, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, 12 वोल्ट का बैटरी सेल लगा है, 4 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू V बाई R, यानी कि I इज इक्वल टू 12/4, यानी कि I इज इक्वल टू 3 एम्पियर आना चाहिए हमारा, 3 एम्पियर आना चाहिए। ठीक, ये हमारा कैलकुलेशन है, मगर जब हम लोगों ने एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी, जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया, बैटरी लगा के, सेल को लगा के, तो हमको पता चला, ये हमारा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है हमने रीडिंग्स देखी, रीडिंग जो एमीटर और वोल्ट मीटर देखे ना, एमीटर और वोल्ट मीटर देखे होंगे सबने, तो उसमें हम लोगों को दिखेगा कि एमीटर की रीडिंग आने वाली है 2 एम्पियर और वोल्ट मीटर की मान लो, समझ लो वो आएगी 8 वोल्ट, हाँ 8 वोल्ट आएगी, 8 वोल्ट आएगी वी की रीडिंग, पोटेंशियल वोल्ट मीटर की रीडिंग। अब देखो इसके हिसाब से तो आई करंट की रीडिंग आनी चाहिए 3 एम्पियर, मगर 2 आई, कैसे कम हो गया भाई। और देखो यहीं पे देखो, अगर मैं ये 12 वोल्ट को लगाऊं, देखो और कोई रेजिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, तो उतना ही तो यहाँ V में भी दिखना चाहिए था 12, यानी कि यहाँ पे अगर ये देखो I की वैल्यू आई, ये 12 वोल्ट दिखना चाहिए था, मगर यहाँ पे 8 वोल्ट, यानी कि जैसी करंट फ्लो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। या तो वो दुकान वाले ने झूठ बोला जिसने ये बोल के भेज दिया कि 12 वोल्ट की बैटरी है, या तो फिर हमारा फिजिक्स ही गलत हो गया। नो, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये जो 12 वोल्ट है वो ईएमएफ की वैल्यू दी थी। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही होता है, उसको हम लोग ऐसे साइन से डिनोट करते हैं, ई कैपिटल लगा लो या ऐसा घुमा के लिख लो, ई से डिनोट करते हैं। इसका भी यूनिट, इसका ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है, मगर इसमें डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि ये उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब जब आप ताजी बैटरी लेके आए, सेल लेके आए और उसमें 12 वोल्ट लिखा है, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जब कुछ भी चीज उसमें कनेक्टेड नहीं है 12 वोल्ट है, मगर जैसे ही आप कनेक्ट करोगे वो ड्रॉप हो जाएगा। क्यों ड्रॉप हो रहा है अब उसको समझो, क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। देखो इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर भी यही सब चीजें हो रही, जैसा ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब फ्लो होगा तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को अपोज करते हुए आगे बढ़ना है। तो मतलब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा अलग बनाऊंगा, देखो अब कैसे बनेगा।
ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो बाहर का रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू थी 4 ओम। मगर अब यहां पर हमने अभी अभी समझा कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस अंदर भी होता है, इस बैटरी इस सेल के अंदर होता है। अब देखो मैं इस सेल को बनाऊंगा और उसके अंदर में ऐसे बनाऊंगा तो अच्छा नहीं दिखता है ना, अच्छा नहीं दिखता और ऊपर से वो समझ भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, बैटरी के जस्ट बाजू में एक रेजिस्टेंस जैसा साइन बनाते हैं और उसको मैं लिखूंगा छोटा आर, उसको मैं लिखूंगा छोटा आर। ठीक, अब देखिए, अब ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल इक्विवेलेंट है इसके, जिसमें मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फैक्टर मान लिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इस बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस, इस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। तो चलो अब इसमें से देखते हैं, ये लगाया मैंने एमीटर, ये लगाया वोल्ट मीटर। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि इसके हिसाब से V की वैल्यू इस V की वैल्यू से अलग आएगी। ये तो था 12, ये था हमारा 12 वोल्ट। ठीक, अब देखिए कुछ रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल बनेगा, तो चलो उसको भी नापने के लिए मैंने यहां पर बता दिया। लगा तो नहीं सकता, मैं लगाऊंगा भी नहीं, मगर ये समझ लो कि ये छोटा आर है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं। वो पोटेंशियल ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए ये समझ सकते हैं कि इसको मिटा दिया जाए। इसको देखिए, उसको मैं कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस सर्किट डायग्राम में ध्यान दूंगा, इस सर्किट डायग्राम में ध्यान दूंगा। देखो ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, हाँ। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सीरीज कनेक्शन में है। देखो सेम करंट फ्लो होगा। तो चलो इसके हिसाब से अगर मैं आर ई की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहूं, इसका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आर और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इतने के बराबर होगा। और एक बात, ये बात ध्यान रखना, और एक बात ये होगी कि हमारा ओम्स लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आर ही बोल लेता हूं। इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दूं, मान लो आर ई, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर ई। हमारा कितना करंट मिल रहा है, सेम करंट फ्लो होगा दोनों से, तो आई 2 एम्पियर मिला हमें, 2 एम्पियर। आर ई की वैल्यू निकालते हैं, चलो ठीक। और V की वैल्यू आप ये वाला ना लेकर, क्योंकि ये वाला जो है वो तो इसी के अक्रॉस है, ये सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये V की वैल्यू मिली हमें, है ना। मगर टोटल V क्या है हमारा 12, ठीक। और ये इसके हिसाब से मुझे मिल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है 12/2, यानी कि 12/2 इज इक्वल टू 6 ओम, यानी कि ये आर की वैल्यू 6 है। और याद आ रहा है ये आर इज इक्वल टू 4 ओम था, तो ये तो 4 हो गया, यानी कि हमें स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 ओम मिल रहा है, यानी कि इसकी भी कुछ वैल्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये स्मॉल आर क्या था, इस इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो पैदा होने वाला अपोजिशन है वो था। अब ये देखो ये 2 ओम का तो यही हो गया, यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं हम लोग। देखो इसके हिसाब से क्या होगा, इसमें से भी आई करंट फ्लो होगा, तो V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ठीक। तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल, मान लो इसको V1 ले लेता हूं तो इसको V2 ले लेता हूं, तो ये V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर बोले यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस 2 इंटू 2, यानी कि V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अरे तभी तो 12 बना। देखो ये V1, मान लो ये V1 है और ये V2 जो इसके अक्रॉस है वो कितना आ रहा होगा 4 वोल्ट, यानी कि दोनों मिलाकर 12 वोल्ट बन रहे हैं, 12 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक। यानी कि जो इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो अपना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है, मगर साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खा जा रहा है। और इसीलिए जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं आपका करंट भी ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए भी ड्रॉप होती है। समझ में आई वाली बात। इसी से अब नया कॉन्सेप्ट बना, अभी आपने क्या समझा, सेल समझा, उससे समझा ईएमएफ, और उससे अब समझ रहे हो इंटरनल रेजिस्टेंस।
समझ में आई वाली बात? क्या समझ में आई कि सेल क्या होता है? ये होता है भाई सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाकर केमिकल एनर्जी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो उसको एनर्जी गेन कराता है और फिर मूव कराता है। एक जगह इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड में ज्यादा हो जाता है जिसको एनोड कहते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन कमी कैथोड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। ठीक, उसके बाद समझे कि ईएमएफ क्या होता है। वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मगर जब करंट फ्लो ना हो रहा हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बीच में है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में? अभी इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए ये हमने समझा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखता तो नहीं है सर्किट में क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, मगर हम उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं बैटरी के बाजू लगाकर। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, कैलकुलेशन करके देखा। 4 ओम था रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट का बैटरी लगाए तो करंट मिलना था 3 एम्पियर का, मगर 3 एम्पियर नहीं मिला, 2 एम्पियर मिला। और V की वैल्यू जब वोल्ट मीटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखे तो 8 वोल्ट मिली। इसका मतलब कुछ रेजिस्टेंस है जो और भी है वहां पे, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली 2 ओम, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था 4 वोल्ट का। तभी जाकर पता चला कि इस सेल के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो तभी दिखेगा जब करंट फ्लो होने लगेगा। उसके पहले तक तो वो ईएमएफ के नाम से रहेगा ज्यादा बढ़ के। ठीक, अब समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को मिटा के। तो अब आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि अपने को पता है, अभी अभी हम लोग समझ गए कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन। क्या है ये? अपोजिशन ऑफर्ड बाय क्या? बाय मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया ना? हमारे सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ करंट फ्लो होने के रास्ते में जो रेजिस्टेंस, जो अपोजिशन पैदा हो। कब? when no current flows, when current flows through the circuit, when current flows through it। जब करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइट में तो उसको अपोजिशन, उसको रुकावट दिखी देगा। कौन देगा? इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल। तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसको हम लोग किससे शो करते हैं? स्मॉल आर से शो करते हैं। ठीक, स्मॉल आर से शो करेंगे। सर्किट में कैसे दिखाएंगे? ये सेल के अंदर रहता है, मगर हम लोग इसको सर्किट में सेल के बाजू में यूं छोटा करके दिखाएंगे, छोटा सा आर और इधर भी, इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। ठीक, ये बात समझ में? अच्छा, इसी डायग्राम से अब एक चीज और समझाना चाहता हूं, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। ये कोई नया टर्म नहीं, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप जानते हैं, मगर क्योंकि अब ईएमएफ साथ में आ गया है ना, क्योंकि बैटरी में जब कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, बैटरी से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब हम लोग उसको कहेंगे, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे ईएमएफ। तो जब करंट फ्लो होगा तो क्या कहेंगे? तब हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the cell, potential difference across the terminal of cell, when current flows through it। क्या ये बात समझ में आई? देखो जब करंट फ्लो होगा ना, तब उस समय करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल या करंट फ्लोज थ्रू इट, तब उस समय हम लोग बोलेंगे उसके अक्रॉस टर्मिनल। देखो अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर का है, इसीलिए मैंने यहाँ ए और बी को अलग लिखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे निकालू टर्मिनल वोल्टेज, है ना, यहाँ पे निकालू टर्मिनल वोल्टेज, तो वो रेजिस्टेंस भी काउंट नहीं होगा।
है ना। मैं कहा कर रहा हूं, ये एक्सटर्नल सर्किट में जो टर्मिनल्स, दो टर्मिनल, अब यहां से हम लोग कनेक्ट करने वाले रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, आर को, है ना। तो इन दोनों के बीच में, अब ये बैटरी का पार्ट है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का ही पार्ट है, इसलिए ए और बी की बात कर रहा हूं। जब करंट फ्लो होगा तब उसको मैं टर्मिनल वोल्टेज बोलूंगा। इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, जो कि पहले हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस ही था, मगर अब दोनों बात होगी तो मुझे बताना पड़ेगा। अब देखो एक चीज और, अब इसके थ्रू हम लोग को ये पता चलेगा, इसके थ्रू हम लोग को ये पता चलेगा एक रिलेशन, क्या कि V इज इक्वल टू EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस I इंटू आर। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कैसे पता चलेगा, इसके अक्रॉस। अब देखो हम लोग यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को भी लेना पड़ेगा साथ में, और इस EMF को जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा उसमें से हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है, देखो ये जो रेजिस्टेंस R, जो रेजिस्टेंस है जो ऑफर कर रहा है इस सर्किट के अक्रॉस, वो होगा EMF माइनस I इंटू आर। अब इसके बारे में ये डिराइव कैसे हुआ हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट रूल, तो और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। हम लोग को देखना इसमें ना, इसी में हम लोग खेलेंगे, इसमें हम लोग को समझ में आएगा कि जब हम लोग इस सर्किट के थ्रू जाएंगे तो ये V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बी और अच्छे से डिराइव हो जाएगा। अभी के लिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसके हिसाब से देखते हैं क्या था। E की वैल्यू कितनी थी, 12, याद आ रहा है वही एग्जाम्पल। माइनस I की वैल्यू कितनी आ रही थी, I की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 एम्पियर आ रही थी। 2 एम्पियर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 2 था, तो देखो ये क्या हो जाता, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट आता। ये 8 वोल्ट हमारी V की वैल्यू थी। इस टर्मिनल मतलब यहां और यहां के बीच, है ना, और वो 8 वोल्ट आती थी। बात समझ में आई वाली। ये और अच्छे से डिराइव होगा, ये इसके डेरिवेशन के बारे में जो बोल रहा हूं वो किरचॉफ्स करंट रूल में और अच्छे से डिफाइन होगा। मगर अभी के लिए ये याद रखो कि V यानी टर्मिनल वोल्टेज, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग पहले पढ़ते थे, मगर वो क्या था, करंट फ्लो हो रहा था उस समय के लिए, अभी भी वही है। EMF जब करंट फ्लो नहीं होगा तब का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस I जो करंट फ्लो हो रहा है इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, जो भी हमने समझा। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये समझ में आ गई तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि किन किन चीजों पे हमारा जो छोटा r था इंटरनल रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझो, ये कैसा हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था यहाँ पे, है ना, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, और उससे फिर ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज की बात है, उसमें फोर्स लग रहा था, हम उसको खींच के एनोड की तरफ ला रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट में वो ट्रेवल कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट में ट्रेवल कर रहा था तो उसको अपोजिशन मिल रहा था, उसको रुकावट मिल रही थी, वही था हमारा स्मॉल आर। अब सोचो कि इसको यहां से यहां आने में जितना आसानी से प्लेट मिल जाएगा, जितने आसानी से प्लेट मिल जाएगा वो उतने आसानी से पहुंच जाएगा और उतना कम रेजिस्टेंस होगा। क्या मैं इसको यूं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। देखिए इलेक्ट्रोड है ना, वो ऐसे रॉड की जगह अगर एरिया उसकी ज्यादा हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो, कुछ भी तरीके से हो, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच जाएगा। जितना कम पतला होगा उतना उसको वहां तक पहुंचने में कठिनाई होगी। ठीक दिख रहा है? तो इसके हिसाब से एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ज्यादा हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ। इंटरनल रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ज्यादा होगा, या फिर इसका जस्ट उल्टा। अब देखो एक और चीज हो सकती है, ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस मान लो d है, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब और ज्यादा अपोजिशन झेलना पड़ रहा है, और ज्यादा रुकावट झेलना पड़ रहा है एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को, एक यहां से वहां जाने में, ठीक, जबकि उसके ऊपर एनर्जी मिल रही है उसको, फिर भी। तो ये भी बात सही है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। एक और चीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन, कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये इलेक्ट्रोलाइट, कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब तो समझ गया ना, कम कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब कम समझ लो कम गाढ़ा, कम ज्यादा गाढ़ा, ऐसा समझ लो। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा अपोजिशन मिलेगा उसे, और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा, और जस्ट इसका उल्टा ये हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बस जानने की बात है, याद रह गई है आसान। आज हमने क्या क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल, सीरीज, मिक्स्ड भी समझ लो उसी में से होगा। उसके बाद हमने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को समझा जो था सेल का। फिर उसके बाद समझे उसमें ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसमें बाद समझा हमने कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर समझे कि टर्मिनल वोल्टेज उसी से रिलेटेड क्या होता है, और फिर समझे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें आज हमने समझी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।